हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी हमारे प्यारे बच्चे। क्लास 9th के जितने भी छोटे लाल पीले बच्चे यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, तो भैया सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारी क्लास में। इसी के साथ साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि भैया आप सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, और आज हम इसका L5 करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में कई सारी चीजों को जाना, कई सारी जितने भी हमारी घटनाएं हुई हैं, जो जो एक्टिविटीज हुई हैं, उन सभी को हमने विस्तार से बहुत अच्छे से चर्चा करी है और उन सभी की जड़ तक हम गए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमने सारी चीजों को कवर भी किया है। अब सवाल ये आता है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। भाई, आप सभी बच्चे एक चीज देख पा रहे होंगे कि हमारा संवैधानिक राजतंत्र आपको यहां पे दिख रहा होगा। इसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे ताकि ये बाकी के कंटेंट से आपको अलग दिख सके। अब संवैधानिक राजतंत्र, अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर संवैधानिक राजतंत्र पे क्यों आए हैं हम। कारण है, इससे पहले के जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनके अंदर हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर बात करें उन टॉपिक्स की, तो एक क्विक रिवीजन में देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उसके बाद हम ये वाली क्लास शुरू कर सके। अगर आप लोगों को वही सारे के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो वो भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए देखिए, हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना था। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई, यह लिखने की जरूरत तो नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। इसको बताने के दो तरीके हैं। पहला कि भैया 18वीं सदी की बात इसमें करी गई। इस सदी को लेके बहुत लोगों को डाउट है, तो मैं बता दूं कि 1700 से 1799 का समय 18वीं सदी के अंतर्गत आता है, ना कि 18वीं सदी का मतलब ये नहीं है कि आप 1800 से 1899 तक जाओगे, नहीं, 1700 से 1799 तक जाओगे तब हम बोलेंगे कि 18वीं सदी है। यहीं पे अगर 16वीं सदी होती तो यहाँ पे 1500 से लेके 1599 होता। जैसे अगर हम बात करते हैं आज की 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी हम बोलते हैं, और 21वीं सदी में हमारा जो आज मतलब जो टाइम चल रहा है उसमें क्या है, 2020, 21, 22, 2022, 2023, 2024, 2025, तो इस तरीके की डेट है। 20 आ रहा है आगे, लेकिन है 21वीं सदी। तो हमेशा याद रख लेना कि जिस भी सदी की बात करी गई है आपको उससे पहले वाला लेना है। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति की जो अवधि थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो है 1789 से 1799। ये दो डेट तो हमारी शुरुआत में ही आ जाती है जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मैं 18वीं सदी की बात करूं तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेट में बता हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय स्टेट हमारा 3 समूहों में बटा हुआ था। प्रथम समूह यानी कि ग्रुप, सेकंड और थर्ड। इसमें आपके पादरी थे। भाई इसको एक बार करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चर्च, इसमें आपका कुलीन, और इसमें आपके भैया बाकी के लोग आ जाते हैं, मध्यम वर्ग। अच्छा, प्रथम समूह को मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज पर। केवल प्रथम समूह को, इसको नहीं जाना जाता। ये दोनों, और ये तो सबसे गरीब वर्ग है भाई। इसको अगर मैं यहां पर लिख दूं कि गरीब, तो गलत नहीं होगा। और इन दोनों के बीच के आ गई ये, यानी कि ये बीच में है दोनों के, ये मध्यम भी हैं और गरीब भी हैं, यानी कि दोनों का आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार की कोई फ्रांसीसी समाज की स्थिति थी। अब इस स्थिति के बीच, यानी कि इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के बीच एक समस्या थी, और वो समस्या थी टैक्स की। कि भैया टैक्स लिया जाता था। 2 प्रकार का टैक्स था, एक था टाइद और एक था टाइल। टाइद जो है आपका
और टाइल जो है आपका, टाइद एक धार्मिक टेक्स्ट था और ये जो है आपका, ये प्रत्यक्ष और प्रयोक्ष रूप से लिया जाता था। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिया जाता था राजा के द्वारा। अब एक और चीज यहां से आपको ध्यान रखनी होगी कि कहानी शुरू होती है 1774 से, जब लुई 16 शासक बनता है। संवैधानिक वाले उस पर आएंगे, राजनीतिक संविधान उस पर आएंगे अभी हम, ठीक है, घबराना नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। एक क्विक रिवीजन देता हूं हर क्लास से पहले, ताकि आप लोगों को कनेक्ट करने में, है ना, कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। बीच में ब्रेक लग जाता है ना थोड़ा, तो उस चीज को वापस से जोड़ने में आसानी हो जाए। 1774 में लुई 16 शासक बन गया। चलो भैया, शासक बन गया। शासक बनने के बाद इसने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने की इस पे 3 वजह थी। पहली वजह इस पर यह थी कि फ्रांस युद्ध से जूझ रहा था, फ्रांस युद्ध से उभरा था। दूसरी वजह थी महल का रखरखाव जिसमें रह रहा है। और तीसरी वजह थी, क्या थी, कि भाई साहब को क्या करना है, यूएसए प्लस फ्रांस खेलना है। किसके विरुद्ध खेलना है, हमारा उसके ब्रिटेन के विरुद्ध खेलना है। और ये किसकी लड़ाई थी, स्वतंत्रता, वो भी किसकी, यूएसए की, खुद की भी नहीं थी। अच्छी बात है आप किसी देश का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता के कारण टोटल इनको 10 और +2 का अरब लीवरे का वो पड़ गया था इन पे भार, उधारी हो गई थी बेसिकली, उधारी हो गई। अब आप यहां से देख सकते हैं स्थिति कितनी खराब है। भाई साहब को लगा टैक्स बढ़ा देते हैं। टैक्स बढ़ाने के लिए इसने क्या बुलाई, एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में तीनों स्टेट के लोग थे, प्रथम का, द्वितीय का और तृतीय का भी केवल प्रथम समूह को ही बुलाया गया। इसके टोटल 300 सदस्य थे, इसके 300 थे और इनके 600 थे। इनको खड़ा रखा गया, इनको सीट नहीं दी गई। भाई अगर आप किसी को बुलाओगे और फिर खड़ा भी रखोगे और बाकी को देखेंगे कि बाकियों के बैठने की व्यवस्था भी है, तो बुरा तो लगेगा, है ना, चिढ़ तो होगी, नेचुरल है, सम्मान नहीं कर रहे हो आप उनका। साथ ही साथ एक सिस्टम बिठाया हुआ था वोटिंग का कि एक स्टेट इज इक्वल टू एक वोट। ये लोग चाहते थे, जो हमारा तीसरा स्टेट था ये चाहता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर बार 2:1 हो जाता था, ये दोनों स्टेट मिल जाते थे और हमारे तृतीय वर्ग को, तृतीय स्टेट को दबा देते थे। तो इनकी मांग थी कि संविधान बनाओ यार तुम नया, एक ऐसे नहीं चलेगा, हम नहीं दे सकते टैक्स इतना। साथ ही साथ जो वोटिंग का सिस्टम है वो कुछ ऐसा हो कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, ना कि एक स्टेट का एक वोट हो। ऐसा होने पे क्या है, इनको पता है कि ये जीत जाएंगे, 600 तो अकेले हैं। साथ साथ दूसरे और तृतीय में भी कोई लोग तो ऐसे होंगे पढ़े लिखे जिनको पैसे से कम प्यार होगा और वो सिद्धांतों पे चलने वाले लोग होंगे, तो वो भी साथ देंगे, और थे ऐसे लोग, बिल्कुल थे। चलिए, ये पूरी समस्या आई। अब हुआ ये कि लुई 16 ने ये चीज माने रखी और जो उनकी जो बात थी उस पे वो एग्री नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं मानता इस बात को, ऐसे ही चलेगा। अब इस चीज पे बहिष्कार किया इन्होंने, ये लोग चले गए यहां से, और इन्होंने क्या करा, एक असेंबली का गठन करा। असेंबली का गठन करने के बाद हुआ क्या, असेंबली का गठन करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया अब और ऐसा नहीं चलेगा, अब हम आवाज उठाएंगे। तो वहां से क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की वास्तविक रूप में शुरुआत हो गई। उसके बाद अफवाह फैलाई गई कि भैया फसल जला रहे हैं, या इन्होंने एक बेकरी वाले उस पर ही अटैक कर दिया महिलाओं ने। तो ये गतिविधियां सारी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक ओवरव्यू देना था जो कि मिल चुका है। अब वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो है संवैधानिक राजतंत्र। संविधान का मसौदा कब तैयार हुआ, 1791 में पूरा हो गया। यानी कि जो मसौदा था, पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट जो था, सारी चीजें जो थी वो हमारी 1791 में रेडी हो चुकी थी। अब सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया गया और इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ध्यान रखना इस चीज को, समझो।
यहां पे शब्द का इस्तेमाल हुआ है संवैधानिक राजतंत्र। इस शब्द का हमने यहां पर क्या करा है भैया, इस वर्ड का हमने यहां पर यूज किया है। क्लियर है कि नहीं है, बताइए जरा, समझिए संवैधानिक राजतंत्र के शब्द को समझिए, इसके अर्थ को समझिए, जानिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए संवैधानिक राजतंत्र। तो भैया यहां पर हम यूज की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र नहीं है। मैं जो फर्क बताना चाह रहा हूं वो समझो, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अब राजतंत्र कैसे है, क्यों है भैया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि यहां पर हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का निर्माण कर दिया। न्यायपालिका भी हो गई, कार्यपालिका भी हो गई और विधायिका भी हो गई। अब ये तो सभी जानते हैं कि भैया विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब संविधान के अनुसार नागरिकों के दो प्रकार थे, ध्यान रखना। अब संविधान के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है पूरे चैप्टर का। इस संविधान की क्या थी भैया खूबी, कि इस संविधान के अनुसार नागरिक जो हैं, नागरिकों के दो प्रकार थे। प्रकारों को हम अलग तरीके से दिखाएंगे। एक थे आपके सक्रिय नागरिक और दूसरे थे निष्क्रिय नागरिक। अब आप देखना फर्क कितना हुआ है, किस लेवल पे इन चीज, देखिए जो वर्ड में हाईलाइट करा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ठीक है। जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में अदा करते थे, सक्रिय नागरिक थे। यानी अगर आपको सक्रिय नागरिक बनना है, सक्रिय नागरिक बनना है तो टैक्स दो, 3 दिन का वेतन, सिंपल बात। और बाकी को निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में रखा गया। यानी कि ये भैया ये एक कंडीशन है, यानी कि ये हो, यदि अगर ये है तो भैया आप सक्रिय नागरिक हो, अगर आप नहीं हो, ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप निष्क्रिय नागरिक हो। अब मन में प्रश्न आ रहा है कि यार सर भैया ना हो निष्क्रिय नागरिक, चल जाएगा, टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए समझिएगा प्रॉब्लम कहां आ रही है, इस संविधान में कितनी बड़ी कमी है कि 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सक्रिय नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रख दिया गया। यानी वोट देने का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु, यानी कि अगर आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है तभी आप लोगों को, और ध्यान रखना सक्रिय नागरिक होने चाहिए भैया। यानी कि एक चीज क्लियर कर दी कि सक्रिय नागरिक हो, टैक्स देते हो तो ही वोट देने देंगे भाई, अदरवाइज नहीं देने देंगे। और उसमें भी मजा क्या था, उसमें एक और चीज थी कि अगर आप टैक्स देते हो नहीं देते हो कोई लेना देना नहीं है, अगर आप एक महिला हो तो आपको क्या कहते हैं वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी महिलाओं को नो वोटिंग राइट्स, क्या है, महिलाओं को नो वोटिंग राइट्स। क्लियर है, नो वोटिंग राइट, कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है हमारा, सक्रिय नागरिकों को निर्वाचकों का चुनाव करना था। क्या करना था, सक्रिय नागरिकों को निर्वाचकों का चुनाव करना था। समझो इस बात को, क्या करना था, जो नागरिक थे हमारे सक्रिय, अब निर्वाचक होते हैं जो कि खड़े होते हैं वोटिंग में, कि भैया हम खड़े हुए हैं, हमें चुन लो, हम वोटिंग का एक हिस्सा है, हमें आप वोट दीजिए, हमें चुना जाएगा। तो अगर आप सक्रिय नागरिक हैं तो ही आपको चुनाव में खड़ा होना दिया जाएगा। उसके बाद निर्वाचकों को अपने जैसे निर्वाचकों में से ही नेशनल असेंबली और न्यायपालिका का चुनाव करना था।
समझ रहे हो बात को कि सारा कार्य केवल अब सक्रिय नागरिक ही कर पाएंगे, निष्क्रिय नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है। टैक्स ही मत नहीं दे रहे हैं बस, उसके अलावा कोई अधिकार ज्यादा नहीं है उनके पास। लेकिन राजा के पास मंत्रियों को चुनने का अधिकार था और वीटो पावर भी था। जो व्यक्ति उच्च करदाता की श्रेणी में था वही निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। तो बेसिकली अगर आप ज्यादा टैक्स देते हो प्लस अगर आप सक्रिय नागरिक हो तो ही आप क्या कर सकते हो, तो ही आप सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि तो ही आपके पास अधिकार है अलग अलग चीजें करने के, जिनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है यहां तक, बताइए जरा। ठीक, साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि हमारे यहां पर अगर मैं यहां पर बात करें ना, देखिए संवैधानिक एक शब्द का इस्तेमाल करा था, संवैधानिक राजतंत्र का। इसमें होने के बावजूद भी राजा जो था वीटो पावर थी राजा के पास। वीटो पावर क्या होती है कि भैया कोई निर्णय लिया गया है और ऐसी स्थिति में अगर किसी के पास वीटो पावर है तो वो उस पावर का इस्तेमाल करके किसी भी निर्णय को बदल सकता है या मान्य कर सकता है। अमान्य यानी कि भैया मैं नहीं मानता और मैं नहीं मान रहा हूं तो वीटो पावर ये लो मेरी, नहीं हो रहा है चीज लागू। और साथ ही साथ प्लस में क्या था, राजा ही मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को चुनना। तो अब आप देखिए फर्क, देखिए संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान तो है पर राजतंत्र कहीं नहीं जा रहा है। राजा अभी भी शक्ति में है, मंत्रियों को चुन रहा है, मंत्री वही करेंगे भैया जो राजा कहेगा। स्टिल कोई दिक्कत आई, कोई समस्या है ही तो भाई साहब राजा के पास हमारी वीटो पावर है ही, यानी कि राजा बड़े आराम से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके सारी सिचुएशंस को, सारी चीजों को काउंटर कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी है। समझे, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां पर हमारा पहले वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा इस चीज को, जो जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम क्या करेंगे अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। फटाफट से करो भैया, समय व्यर्थ नहीं करना है। चलिए, आई थिंक अब तक सभी बच्चों ने जो जो उन्हें नोट करना था, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्होंने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम पहुंचे हैं, इसमें मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं एक बार आप इसको और नोट कर लीजिए। इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि राजा के पास मंत्रियों को चुनने का अधिकार और वीटो पावर भी, दोनों ही अधिकार राजा के पास बढ़िया तरीके से थे, यानी राजा को कोई दिक्कत नहीं थी इन दोनों अधिकारों का इस्तेमाल करने में, और वो बढ़िया तरीके से करता भी था, कोई कमी नहीं थी उसको। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज जो समझनी है वो ये है कि जो नागरिकों को, निर्वाचकों का चुनाव जो करना होता था, उन्हीं निर्वाचकों में से ही नेशनल असेंबली और न्यायपालिका का चुनाव करा जाता था। यानी कि निष्पक्ष हो ना हो, ज्यादा क्लियर तरीके से, बहुत साफ तरीके से बोल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जो व्यक्ति उच्च करदाता की श्रेणी में था वही निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्य भी था। यानी कि अगर आप उच्च करदाता की श्रेणी में हैं तो वही निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्य भी बन सकता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करके रख लेना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसको नोट करिए, मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी
पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की। क्या है? पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं, समझ आता है बढ़िया तरीके से, है ना? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है टॉपिक। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि को नैसर्गिक और अहर्णीय अधिकार का दर्जा दिया गया। अब इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य के पास था। उस समय फ्रांस के अधिकतर लोग अशिक्षित थे, इसलिए इन अधिकारों को समझाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उन्हें आसानी से पढ़ सके। तो बेसिकली क्या बात बनती है यहां से एक ही चीज बनती है कि पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, यानी कि अहरणीय का मतलब होता है जिनका हरण ना हो सके, यानी कि बेसिकली जिनको आप छीन नहीं सकते हो। यहां पे कुछ मेन अधिकार हैं, जिनमें से एक है कि आपका जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार से मतलब है कि भैया आप जी सकते हैं। अब कमाल की बात, बच्चे कह रहे होंगे अरे भैया जी क्या सकते हैं, अधिकार क्या है, ये तो हक है हमारा। भैया जीना तो है हमें, घबराओ मत भाई, घबराओ मत। भारत ने भी अपने नागरिकों को जीवन का अधिकार दिया हुआ है। कमाल की बात यह है कि ये अधिकार जो है, ये पशुओं को, अगर हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचें तो हम जो क्रूअल्टी होती है, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत दी जाती है जीवों को, उसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सोचें, तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, भारत में इंसानों को है मिला हुआ है, ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। मानते हैं कि स्टिल घटनाएं होती हैं, नेचुरल है यार, इतने अलग अलग तरीके के लोग होंगे, अलग अलग तरीके के चीजों को मानने वाले लोग होंगे, है ना, अलग अलग चीजों को फॉलो करने वाले लोग होंगे। अब एक साथ आएंगे तो फ्रिक्शन तो होगा, डाइवर्सिटी है तो फ्रिक्शन होना तय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा समानता का अधिकार। क्या आएगा? जीवन का अधिकार आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आएगी, समानता का अधिकार भी आएगा। तीनों चीजें आएंगी, मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं, यानी कि एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, बेसिकली किसी चीज को दिखाना, दर्शाना, अभिव्यक्त, आप बेसिकली एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, तो हम बोल सकते हैं कि यार अपनी बात रख रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये चीज आ रही है। अब ये जरूरी कितना है? अरे भाई, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो आप क्या कर पाएंगे? अपनी बात नहीं रख पाएंगे ढंग से। कोई भी इंसान कह देगा अरे भाई ऐसा क्यों बोला तुमने, क्यों तुमने मेरा नाम लिया, मेरा नाम रोहन है, तुमने मेरा नाम मोहन क्यों लिया, केस करूंगा मैं तुम पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्यादा फिट नहीं हो रहा है बट ठीक है। तो बेसिकली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है जब लोगों को बातचीत करने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। फिर आता है तीसरा और लास्ट, समानता का अधिकार। अब कमाल की बात ये देखिए, समानता का मतलब होता है एक समान होना। एक समान होना सभी का क्या कहलाता है? समानता का अधिकार। ठीक है,
क्या है? समानता का अधिकार क्या है? एक समान होना सभी का। अब पॉइंट क्या है यहां से? अब कमाल की बात यह आती है कि समानता का अधिकार दे रखा है और महिलाओं को, नोट करिए इस चीज को, समानता का अधिकार दिया हुआ है लेकिन महिलाओं को या महिलाओं के पास नो वोटिंग है भैया। वोट नहीं कर सकती महिलाएं। क्या चीज दिख रही है भैया? दोगलापन दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड दिखाई हमें यहां पर दे रहे हैं कि एक बार को तुम कहते हो स्वतंत्रता का अधिकार और दोबारा फिर तुम क्या कहते हो कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती। इसको फटाफट से नोट करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वहां से करने की बजाय आप यहां पर इस चीज को कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स और मैं कर देता हूं, वैसे तो यहां पर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। फ्रांस के अधिकतर लोग अशिक्षित, इसलिए समझाने के लिए, यानी कि इन्हीं अधिकारों को समझाने के लिए, ठीक है, अधिकारों को समझाने के लिए प्रतीकों का, यानी कि सिंबल जो होते हैं ना, उनका सहारा लिया जाता था ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सके। अब फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से भैया, देरी नहीं करनी है, फटाफट करो। चलिए तो एक बार देखते हैं कि हमने आज क्या क्या करा। हमने शुरुआत करी थी भैया यहां से, ठीक है, इस चीज को हम यहां पे थोड़ा सा कर देते हैं, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा। फ्रांसीसी क्रांति से हमने शुरू करा, क्विक रिवीजन करा रहा हूं, किसी बच्चे का मिस हो गया हो तो देख लेगा। फ्रांसीसी क्रांति से हमने शुरू करा, हमें पता है 18वीं सदी यानी कि 1700 से 1799 का समय फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्गों में बट गया, तृतीय, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट 3 समूह में बटा, जिसमें पहला समूह मध्यम वर्ग था और लास्ट वाला गरीब और बीच वाला कुछ मध्य में आता था। फ्रांसीसी क्रांति की जो तिथि थी वो थी 1789 से लेके 1799, लेकिन उसके आसपास उससे पहले बहुत सारी उथल पुथल हुई, जिस कारण से हम यहां तक पहुंचे। कारण क्या था? कारण ये था कि जो टैक्स लग रहा था उसकी दर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और टैक्स भी 2 लग रहा था, धार्मिक टैक्स और टाइद और टाइल। एक और मजे की बात ये थी कि जो टैक्स था ये केवल और केवल तृतीय स्टेट पे लगता था, यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेट है वो ही इस टैक्स के लिए था। इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रंग कर देंगे ताकि भैया आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसी में एक और चीज ये थी कि भैया तृतीय स्टेट के जो हमारे मध्यम वर्ग था उसके पास एक मौका था कि वो द्वितीय स्टेट की सदस्यता खरीद ले, या तो ज्यादा टैक्स दे दे या फिर राज परिवार की सेवा करे। अब भैया मेहनत करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन उनका क्या, जो नहीं पहुंच पाए। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने विस्तार से क्या करा था भैया, डिस्कस किया था, और हमने ये कोशिश की थी कि ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को समझ पाए। ये भी देख लिया, बैठक बुला ली, 300 300 600 का आंकड़ा था, एक स्टेट का एक ही वोट था, कोई फायदा नहीं था इनको, मांग थी इनकी कि यार सभी को एक वोट मिल जाए और संविधान आ जाए। अब भाई साहब संविधान आया, सुन ली बात उसकी लुई 16 ने, लेकिन संविधान जो आया वो आया राजतंत्र, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र आया। अब क्योंकि ये संवैधानिक राजतंत्र था, विच मींस कि भैया संविधान है लेकिन राजतंत्र खत्म नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में लुई 16 के पास अभी भी पूरी पावर हासिल थी, यानी कि वीटो का अधिकार उसके पास था और मंत्रियों की जो नियुक्ति थी, मंत्रियों को जो चुनना था, वो कार्य भी लुई के पास था। तो जाहिर सी बात है कि मंत्री और वीटो बेनिफिट करेंगे उसको दोनों जगह। तो ये चीज देखने को मिली। उसके बाद एक और चीज देखने को मिली कि भैया ज्यादा टैक्स जो देगा वो सक्रिय नागरिक है। सक्रिय नागरिक यानी कि अब आप सब कुछ कर सकते हो, निष्क्रिय नागरिक जो है वो केवल क्या है, एक मृत की तरह पड़ा रहेगा, जो डेड होते हैं ना एकदम खत्म, ओह वैसे पड़ा रहेगा, कोई भूमिका उसकी नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा और अंत में हमने एक डबल स्टैंडर्ड देखा, जहां पे हमने ये पाया कि जो अधिकार थे उनमें समानता का अधिकार था और कहने को महिलाओं के पास वोटिंग का अधिकार ही नहीं था। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो ये आज का लेक्चर है, यानी कि L5 जो था हमारा, वो अब समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।